अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स 9th न्यू बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 6 के डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल्स इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स है ना वो उसको देख रहे हैं। बस इसकी 4 एग्जांपल्स हैं, तो इन 4 एग्जांपल्स को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है 6.1 है उसको देख लेते हैं, उसके स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। मैंने पहले वाली एग्जांपल जल्दी से सॉल्व कर दी, बाकी हम साथ साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कह रहे थे लेंथ एंड ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन ब्लॉक आर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है, ब्रीथ है और थिकनेस है उसने रिस्पेक्टिवली वो दे दी, लाइक पहली दूसरी तीसरी। वो कह रहे कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द आयरन इफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज 94 ग्राम्स। तो आपने आयरन की जो ब्लॉक है उसकी अब डेंसिटी निकालनी है जबकि मास गिवन है। यानी यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में गिवन डेटा में लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस और मास मैंने लिख लिया। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ा हुआ है ना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मसला ये है कि मेरे पास वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम के लिए अगर आप कोई भी 3 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास वॉल्यूम बन जाता है। जैसे आपके पास लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है या थिकनेस जिसको भी आप कह सकते हो, तो ये तीनों लेंथ्स है ना, तो ये तीनों गिवन है। इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी मैंने यहाँ पे थिकनेस को मैंने कहा हाइट भी कह सकते हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यानी 3 2 6 6 2 12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इशू यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास हमारे पास डेंसिटी होती है ना, उसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो हमारे पास मास होता है वो किलोग्राम में होना चाहिए और जो हमारे पास वॉल्यूम हो वो मीटर क्यूब में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटी को खत्म करके सिर्फ मीटर मुझे चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए। तो आपको होता है ना प्रीफिक्स में जो आपके पास पावर होती है, अगर मीटर के ऊपर क्यूब है तो सेंटी के ऊपर भी क्यूब है। तो सेंटी जब खत्म करोगे, सेंटी क्या होता है 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 ये, और जो ऊपर इसकी पावर थी 3, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 3 है, इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली पावर 3 होगी। तो 2 और 3 2 6 -6 आ गया। तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, अब जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपके पास तो आ गया। अब मैस, तो मैस उसने ग्राम्स में दिया हुआ था, किलोग्राम्स में निकालना है, तो मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ना। एक जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करके 0.094 किलोग्राम्स बना। अब जो आपके पास डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब आप जो आपके पास 0.094 मास है, जो आपके पास 0.094 ग्राम मास है, उसको 12 पे डिवाइड करोगे तो 0.0078 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर -6 था, ये ऊपर जाके मैंने पॉजिटिव का 6 कर दिया, और 10 की पावर 6 को जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो आपके पास 7800 आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एग्जैक्ट यूनिट के साथ वॉल्यूम का आंसर आपके पास। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो एग्जांपल नंबर 6.2 है, उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ मर्करी। तो एक मर्करी का कॉलम है आपके पास, आपने उसमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, जबकि उस कॉलम की वो जो वर्टिकल हाइट है वो 76 सेंटीमीटर हाई है और उसकी डेंसिटी उसने खुद बता दी मर्करी की, जो हमारे 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो देखो यहाँ पे मर्करी की वो जो डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना, तो इसलिए हमने पिछले जो न्यूमेरिकल है उसमें भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बना लोगे गिवन डेटा। तो जो हमारे पास जीवन दाता है वो हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास है हाइट उसने दी हुई है सबसे पहले, तो 76 सेंटीमीटर हाइट है। लेकिन याद है ना, हाइट को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो सेंटी क्या होता है 10 की पावर -2 होता है। तो 76 को 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करके मीटर बना लिया। लो भाई हाइट आ गई। अब आपके पास डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी है 13.6
मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो उसने खुद बताया हुआ है। अब जब आपके पास हाइट आ गई तो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्रेविटी भी आ जाएगी। तो ग्रेविटी की वैल्यू याद है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने प्रेशर निकालना है, टू फाइंड में लिख लो। तो टू फाइंड में आपने प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर ठीक है फाइंड आउट करना है, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखना है। तो आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास हाइट आ गई है, आपके पास डेंसिटी आ गई, आपके पास ग्रेविटी आ गई है। तो प्रेशर इन लिक्विड जब आपने पढ़ा था, जब एट सर्टेन हाइट निकालते हैं, डेप्थ वगैरह, तो याद है ना फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच आपने पढ़ा था फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, प्रेशर यानी P इज इक्वल टू रो जी और H। तो इनकी सिंपल वैल्यूज पुट कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। P रो की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू 10 और उसके बाद 76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 10.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 76 से फिर मल्टीप्लाई कर लो। देखना जरा, तो मैंने 13.6 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 76 से, तो आपके पास आ गया सिंपल, ये देख लो 10,336 मल्टीप्लाई बाय 3 ये और 10⁻⁻² ये, तो 10⁻³ में से 2 निकाला तो P इज इक्वल टू 1,0336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो 3 - 2 कितना होता है 1 होता है ना, तो 336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो आप सिंपल इस तरह से करना चाहो इस तरह कर लो, नहीं तो आप इसकी पावर्स को लाइक हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से बाद में आ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आएगा तो 1.0336 1 2 3 4 10⁻⁴ ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 ये, तो 10⁻⁴ और 1 10⁻⁵ तो 1.0336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ आपके पास प्रेशर आ गया। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल, तो पास्कल में आपके पास प्रेशर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6.2 हम करके आए हैं, उससे ही मिलते जुलते एग्जाम्पल है, मिलती जुलती क्या आप कह लो, वही एग्जाम्पल है बस थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। तो वो हमने यहाँ पे भी प्रेशर ही फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ 2 मीटर डेप्थ हैज बीन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के ऊपर हमने ना 2 मीटर लंबाई में ना एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, जो हमारे घर में वाटर टैंक है जिसको टैंकी कह लो, वो पड़ी होती है। तो कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर है, तो 20 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट उसके ऊपर हमने रख दिया उसको। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द ग्राउंड। तो व्हेन द टैंक इज फुल, तो जब वो टैंकी फुल हो जाएगी, वो टैंकर फुल हो जाएगा, तो जमीन पे उसका प्रेशर क्या होगा, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर उसने दी हुई है और ग्रेविटी की वैल्यू भी इस बार उसने दे दी हुई है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले उसने जो चीजें दी हुई हैं वो हम खुद लिख लेते हैं। तो पानी की टंकी लाइक अगर बात करो यहाँ से, तो यहाँ से ये जमीन है, जमीन से यहाँ तक ये हाइट है उसकी जो बिल्डिंग की है 20। अब इसके ऊपर 2 मीटर लंबी वो टैंकी रखी हुई है, तो टोटल हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी 20 में 2 प्लस करेंगे ना, तो आपके पास जो टोटल हाइट हो जाएगी, तो पहले तो जमीन से लेके वो जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है, और फिर उस पानी की टैंकी की हाइट उसके क्योंकि फुल है ना, तो फुल से ऊपर से नीचे आना पानी में, तो 2 मीटर वो, तो 22 मीटर टोटल हाइट होगी। अब उसके बाद आपने उसने डेंसिटी उसने खुद दी हुई है आपको, तो डेंसिटी कितनी है 1000 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद उसने ग्रेविटी की वैल्यू भी खुद दे दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो सिंपल आपने जो टू फाइंड करना है आगे प्रेशर ही फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में एग्जैक्ट वही फॉर्मूला जो अभी पीछे करके आएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू, तो प्रेशर
जो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला था वो किसके इक्वल था, जब आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है एट सर्टेन हाइट पे तो P इज इक्वल टू रो G और H आ जाएगा। P एज इट इज, जो डेंसिटी है वो 1000 है, ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 10 और जो हाइट कितनी है वो हमारे पास है 22। तो सिंपल P इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये हो गया। और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी जब आप 1000 को इस पे 10 पे मल्टीप्लाई करोगे 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 को मैंने सिर्फ 10 की पावर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लो तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ एंड पे पड़ा होता है तो एक वैल्यू पीछे यानी नॉन जीरो के बाद फर्स्ट नॉन जीरो के बाद उसको रख लेना है। तो 2.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये 4 और 1 10 की पावर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2.2 और इज इक्वल टू प्रेशर और इसका यूनिट क्या है पास्कल। आप साथ में बस यूनिट को लिख के इसको सिंपली आंसर बन जाएगा। ओके, पास लास्ट एग्जांपल है 6.4। तो इसकी ना मैंने जो थ्योरेटिकल काम है वो मैंने कर दिया हुआ है, बाकी सोल्यूशन हम प्रॉपर लेके चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसको समझा दूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पिस्टन्स ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारे पास डायमीटर्स हैं, एक हाइड्रोलिक जो हमारे पास पिस्टन है, जो प्रेस है हाइड्रोलिक प्रेस, पता है ना आपको, वो जो आपने मशीन क्रेन्स वगैरह देखे होंगे तो हाइड्रोलिक प्रेशर वहाँ पे यूज करके आप काम कर रहे होते हो। तो एक छोटा पिस्टन होता है, एक बड़ा पिस्टन होता है। जो छोटा पिस्टन होता है आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारा प्रेशर बड़े पिस्टन पे शिफ्ट हो रहा होता है। तो जो छोटा पिस्टन है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर आ गया और जो बड़ा पिस्टन है उसका जो डायमीटर है 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो जो छोटे पिस्टन यानी जिसका जो डायमीटर कम है वो ऑब्वियसली वो छोटा पिस्टन होगा, उसके ऊपर 160 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। तो आपने बताना है कि बड़े पिस्टन पे कितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हाउ मच वेट विल बी लिफ्टेड बाय द अदर पिस्टन, और वो जो बड़े वाला पिस्टन है वो कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपने मतलब बेसिकली आपने यहाँ पे बताना है कि वो जो वेट है वो कितना लिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वेट सेकंड वाले पिस्टन से, फर्स्ट पिस्टन पे आपने प्रेशर लगाया, फर्स्ट पिस्टन पे प्रेशर आपने फोर्स की वजह से आपने प्रेशर लगाया और उसकी वजह से वो जो प्रेशर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। आपको पता है ना कि जब एक क्लोज सिस्टम हो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे चल के वो आपको समझाऊंगा। तो आपने बताना है कि उस जो लगने वाली फोर्स की वजह से यानी 160 न्यूटन की फोर्स से आप कितना बड़ा वजन उठा सकते हो और लाइक उसका वेट क्या हो आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, सिंपल इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डायमीटर्स ये मैंने D1 और D2, तो डायमीटर्स को मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो छोटी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स छोटे पिस्टन पे लग गया तो उसको मैंने F1 फोर्स को कह दिया। अब सोल्यूशन में, अब क्योंकि आपको पास्कल लॉ के मुताबिक पता है ना P1 जो हमारे पास P1 इज इक्वल टू P2 होता है, यानी P1 में प्रेशर किसके इक्वल होता है F ओवर A, तो यानी F1 ओवर A1 यानी छोटे पिस्टन पे जो फोर्स और एरिया होता है वो F2 ओवर A2 यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय यूजिंग पास्कल लॉ। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस। खैर इसको आगे देख के चलेंगे, इसमें मैं डिटेल में भी आगे चल के न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। वो कह रहा है कि हमारे पास जब द एरियाज यानी हम उसको, क्योंकि एरियाज मुझे चाहिए तो एरियाज मेरे पास डायमीटर की मदद से आएंगे, लेकिन डायमीटर में डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकता। तो डायमीटर में सबसे पहले मुझे याद है ना रेडियस में हम कन्वर्ट करते हैं जब एरियाज की बात होती है। तो ये देखो मैंने एरियाज A1 और A2 को अगर कंसीडर किया तो उनके जो रेडियस होंगे वो R1 और R2 मैंने रख लिए। ठीक है, अब आपने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ना कि डायमीटर का हाफ करो, तो डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल है, सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, लाइक एक से दूसरी तरफ जाने वाली जो सेंट्रल पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है उसको डायमीटर कहते हैं। आप अगर इसका हाफ करो तो इसका जो हाफ है वो रेडियस होता है। तो डायमीटर के जब हाफ कर लोगे वो आपके पास रेडियस आ जाएंगे। तो R1 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 को हाफ करोगे 2.5। अब क्योंकि मुझे मीटर में चाहिए तो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। तीसरा जो R2 है उसको भी आप हाफ करोगे 25 और 25 को हाफ करोगे 12.25 आ जाएगा। और जो 12.25 आपके पास आ गया
तो जब आपके पास 12.25 आ जाएगा तो 12.25 को सेंटी है, सेंटी को कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 लगा लोगे और 7 मीटर आ जाएगा। आपके पास रेडियस भी आ गया और आपके पास फोर्स भी आ गई। आप थोड़ा सा इसको आगे चल के इस वैल्यूज को आपने जो इक्वेशन है उसमें पुट करने की स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एरियाज है वो क्या बन जाएगा, जो हमारे पास एरिया असल में यही होता है ना, A1 इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है और A2 पाई आर का स्क्वायर है, लेकिन A1 के लिए हमारे पास R1 का स्क्वायर हो जाएगा और A2 के लिए R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो पिस्टन है मैंने अभी बताया ना कि इक्वली जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पिस्टन पे। हमने जो पास्कल्स लॉ के मुताबिक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो सबसे पहले हम फोर्स जो प्रेशर है वो निकाल लेते हैं। तो प्रेशर ऑन पिस्टन 1, जब आपके पास जो गिवन फोर्स है वो F1 160 न्यूटन है, तो आपके पास प्रेशर क्या होगा, तो P1 इक्वल टू F1 ओवर A1। तो F1 आपके पास गिवन है वो लगाएंगे आगे चल के, और A2 आपके A1 क्या है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे निकालो। मैंने कहा कि आपको पहले आप फॉर्मूले वाली चीजें हैं, जो पुटिंग वाली चीजें वो कर लेते हैं, कैलकुलेशंस बाद में हम इकट्ठे दोनों हम सब मिलके सॉल्व करेंगे आपस में। ठीक है, तो अब P1 हमारे पास आ गया। अब प्रेशर ऑन पिस्टन P2 निकालना है, तो अगेन वही चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे F2 और A2 आ जाएगा। लेकिन हमने ये पता करना ना कि यहाँ पे फोर्स कितनी लगी है, वो तो हमने नहीं निकालना, हमें बताना है कि उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है उस प्रेशर की मदद से मैं कितना वेट उठा सकता हूँ उस पिस्टन से, यही हमने पता करना ना। तो आप फोर्स को वेट से शिफ्ट कर दो। अब आपको मैंने बताया था क्योंकि एक सिस्टम क्लोज है तो पास्कल्स लॉ के मुताबिक आपका सारा प्रेशर जो है वो मतलब शिफ्ट हो जाता है, जितनी भी फोर्स होती है वो सारी शिफ्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर 1 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है छोटे पिस्टन से बड़े पिस्टन की तरफ। ठीक है, तो वी कैन से F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2, लेकिन क्योंकि F2 को मैंने वेट के इक्वल रखा था तो W ओवर A2। और अब वेट निकालना है तो आप वेट कैसे निकालोगे, W इज इक्वल टू हमारे पास A2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और F1 ओवर A1 हमारे पास सिंपली आ जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 हमारे पास, चलो इसको पहले इसको इकट्ठा कर लो, A1 ओवर A2, तो इसकी वैल्यू लगा लो पाई आर का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर पाई आर का स्क्वायर R1। ठीक है ना, ये A1 है तो R1 है और ये 2 है तो R2 है। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वेट इज इक्वल टू R का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर R का स्क्वायर और 1, R1 A1 के लिए, R2 A2 के लिए। ठीक है, आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और आपका आंसर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। अब वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे क्योंकि R1 का भी स्क्वायर है और R2 का भी स्क्वायर है, वो स्क्वायर लगा लिया। तो W इज इक्वल टू यानी वेट इज इक्वल टू, पहले 12.5 का जो स्क्वायर है वो निकाल लेते हैं। तो यानी आप अगर इसको 12.5 का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 156.25 और 2 2 10⁻⁻4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 160 ऊपर आ जाएगा। और 2.5 का स्केल लोगे तो 2.5 का स्केल ले लिया तो आपके पास आ गया 6.25 और ये 10 की पावर यहाँ पे -4 आ गया। ये -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी ये कैंसिल हो सकते हैं, यानी इसको तो पहले कैंसिल करो, बाकी काम हम अब देखते हैं। 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 160 और जो आंसर आया उसको आप डिवाइड कर लो 6.25 से, तो आपके पास सिंपली 4000 इसका आंसर में, वेट के आंसर में 4000 न्यूटन का वेट आप उठा सकते हो। कब, जब आपके पास छोटा पिस्टन हो 5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर और बड़े पिस्टन का डायमीटर हो 25 सेंटीमीटर। और जब आप छोटे पिस्टन पे 160 न्यूटन के फोर्स लगाओ तो आप बड़े पिस्टन पे जो अप्लाई होने वाले प्रेशर से आप इतने यानी 4000 न्यूटन का वेट उठा सकते हो। तो ये सिंपल हमने इसका आंसर बना लिया। ठीक है,